हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 का विज्ञान का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। जो कि इस प्रश्न में इस वीडियो में पूरे 1 से लेकर के 40 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कक्षा 8 के वैसे विद्यार्थी जो जैक बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनकी परीक्षा 28 जनवरी को होने वाला है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें और एक दूसरे को पास शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर या उपर्युक्त में से सभी? तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूक्ष्मजीव सभी जगह निवास करते हैं, पानी में भी, वायु में भी और जीवित वस्तु पर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो क्या पोलियो, रिंगवर्म, हैजा, मलेरिया? तो मच्छर से फैलने वाला रोग मलेरिया है, तो दो का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? प्रोटोजोआ, सूक्ष्मजीव या शैवाल या कवक? तो बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? यानी कि शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अमीबा, शुतुरमुर्ग कांडा, माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा कोशिका अगर है तो है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोशिका से 2 चीज़ और याद रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे लंबी कोशिका, अगर लंबी कोशिका की बात करें तो होता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, यानी कि तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन सेल भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मानव में पूछा जाता है, मानव में अगर है तो अंडाणु सबसे बड़ी है और शुक्राणु छोटी है। अंडाणु मादा में पाया जाने वाला कोशिका है और शुक्राणु जो है नर में पाया जाने वाला कोशिका है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 लेते हैं। 5वां प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? ठीक है, तो केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका भित्ति में, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केंद्रक में। ठीक है, केंद्रक में। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो केंद्रक में। चलिए अगला प्रश्न है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? जस्ता, तांबा, पारा, टीन? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पारा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा यानी कि मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। मरकरी या पारा एक ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? टीन, सोना, तांबा, लेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, अयस्क? तो झारखंड का जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जगह है, तो सबसे ज़्यादा है वो यूरेनियम। किस धातु का प्रचुरता जादूगोड़ा में अगर है तो है यूरेनियम। यूरेनियम मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? तो है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम कारखाना के नाम से जाना जाता है, जादूगोड़ा मशहूर है झारखंड का। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि धातु का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है? तो क्या इसका सही आंसर तन्यता, बी कुचालकता, आघातवर्धनीयता
या लचीलापन। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि जैसे धातु का ऐसा गुण जिसमें पीटने के बाद जैसे उसका फैलता हो, तो इसीलिए उसको कहा जाता है आघात वर्धनीयता। जिसे जिसे पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है, जैसे लोहा का चादर बनाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है कि तार के रूप में वो जो जिससे तार बनाया जा सकता है, सिल्वर का तार, कॉपर का तार, ठीक है। तो आघातवर्ध्यता इसका आघातवर्धनीयता जो है इसका सही आंसर है 9 का। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है, पारा है, चांदी है, सोना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि पारा। पारा जो है सबसे कम चालक धातु ऊष्मा की है। अगला प्रश्न लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आसुत जल। देखिए, 11 का सही आंसर हो जाएगा आसुत जल, यानी कि डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं। कुचालक का मतलब होता है कि जिसमें करंट प्रवाहित होता है तो वो होता है सुचालक, और जिसमें करंट प्रवाह नहीं होता है, मतलब करंट नहीं जाता हो, उसको बुलाता है कुचालक। तो आसुत जल में विद्युत का करंट नहीं जाता है, इसलिए इसे हम कुचालक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न के बाद 12 प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न है कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या विद्युत लेपन कहते हैं, क्या ऑक्सीकरण कहते हैं, क्या जस्तीकरण कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न 13। निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है? ठीक है, आंतरिक जनन, इंटरनल रिप्रोडक्शन की बात कर बोला जा रहा है। क्या मछली में होता है, मेढक में, स्टारफिश में, या मुर्गी में? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेन। हेन में जो होता है वो इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स आंतरिक जनन। ओके, बाकी मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, इसमें बाह्य जनन होता है। जनन की दो प्रक्रिया होती है, एक होता है आंतरिक, बाह्य, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। 14, हाइड्रा। हाइड्रा में जनन की विधि है बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुकुलन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई को बढ़ाने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होती है? घटता है, बढ़ता है, या दोनों, यानी घटता बढ़ता दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घटता है, बढ़ता नहीं है। तो 15 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। दाब का फिर से दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, ठीक है। देखिए, दाब का फॉर्मूला होता है ऐसे, बल यानी कि बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया। तो बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल का फॉर्मूला हो जाता है न्यूटन, और ए का हो जाता है वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, या घर्षण बल? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल। घर्षण बल जो होता है वो संपर्कित बल होता है, ठीक है। घर्षण बल जो होता है वो संपर्कित बल होता है, गुरुत्व बल असंपर्कित बल होता है, ठीक है। चुंबकीय बल भी जो होता है असंपर्कित बल होता है। चलिए अगला प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, या पत्थर? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पत्थर जो है अदहनशील पदार्थ है। लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, जबकि ये दहनशील पदार्थ में आता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है
कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग, ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे बाहरी भाग किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है, सबसे बाहरी भाग। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होते हैं? दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर XY होता है तो नर शिशु के रूप में होता है, और अगर दो गुणसूत्र XX हो तो ये हो जाते हैं यानी कि मादा के रूप में। ठीक है, और XY अगर है तो ये है नर के रूप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 21 जून, 1 दिसंबर या 1 जून? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ठीक है, यानी कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वोमेन। तो क्या 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या 28 दिन? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 28 डेज। 28 दिन जो होता है वो मासिक स्राव की सामान्य अवधि होता है। ठीक है, स्त्रियों में। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, धुंधला या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आभासी। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पेरिस्कोप, किल्डोस्कोप, विक्षेपण या दूरबीन? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप एक यंत्र है जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। पेरिस्कोप की सहायता से हम सामने नहीं भी अगर चीज़ है तो हम ऊपर की चीज़, नीचे से हमको ऊपर देखना है तो उसमें समतल दर्पण का प्रयोग करके हम उससे जो है कि किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, वो होता है पेरिस्कोप। 26 नंबर प्रश्न है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें को आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? क्या पुतली करता है, आइरिस करता है, कॉर्निया करता है या रेटिना करता है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुतली। ठीक है, पुतली जो है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है 27, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल कटाई वाली फसलें कहलाती है रबी, खरीफ, दलहन या तिलहन? तो 27 का हो जाएगा आंसर बी, यानी कि खरीफ फसल। खरीफ फसल की जो बुआई होती है वह वर्षा ऋतु में और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कट जाती है, जिसमें इसमें धान हो जाता है और क्या बोलते हैं, मकई हो गया, ये सभी जो है खरीफ फसल के रूप में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वपोषी का उदाहरण है, स्वपोषी गाय, बकरी, तिलचट्टा, अमरूद का पौधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरूद का पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। स्वपोषी का मतलब होता है एक वैसे जीव जो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं और वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उसे कहते हैं स्वपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी अमरूद का पौधा है, पौधा जितने भी होते हैं वो स्वपोषी करते हैं। गाय, बकरी, तिलचट्टा ये स्वपोषी नहीं है बल्कि परपोषी है, ये किसी दूसरे जीव पर जो है कि यह निर्भर रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 29 प्रश्न है कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है। क्या जुताई की जाती है, भंडारण किया जाता है, कटाई की जाती है या ढुलाई? तो 29 का, हालांकि ढुलाई हो सही है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कटाई। ठीक है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है, क्या की जाती है? तो कटाई की जाती है। अगला प्रश्न है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता? उन्हें कोई देखता ही नहीं है। क्या बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं? इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। ठीक है। 31 प्रश्न है कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? क्या नेपच्यून है, शुक्र है, शनि है, इनमें से कोई नहीं? 31 का सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, सबसे दूर ग्रह। और सबसे हम आपसे कमेंट में इसका आंसर करेंगे कि सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। और सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? इसका भी आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो नेपच्यून है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यानी कि 32, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में, मीटर में, किलोमीटर में या सेंटीमीटर में? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश वर्ष में। खगोलीय पिंडों की दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। चलिए तो 33 क्वेश्चन देखते हैं। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? एस्थेटिक घर्षण, लोटनिक घर्षण या दोनों? मतलब एस्थेटिक घर्षण, लोटनिक घर्षण दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्थेटिक घर्षण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 34वां प्रश्न है, तरल यानी कि हवा यानी कि जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है? अधिक किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम। ठीक है, कोई भी तरल पदार्थ में कोई भी तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल कम किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 35 प्रश्न है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार या वृत्ताकार? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नौकाकार। चलिए 36वां प्रश्न है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? रेशम, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर? तो इसका 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नायलॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 37, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कपास, ऊन, नायलॉन या रेशम? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा नायलॉन की धागा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है? दमकल जो फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी होता है, जब आग लगता है तो बुझाने के लिए जो जाते हैं तो उसके जो कर्मचारी होते हैं तो उनके कपड़ों पर एक किसी चीज़ का परत चढ़ी होती है। तो किस चीज़ का होता है? क्या मेलामाइन का होता है, बेकेलाइट का होता है, पॉलीथीन का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा मेलामाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, सेकेंड लास्ट यानी 39। हम इस वीडियो में 40 प्रश्न की बात किए हैं, तो 2 प्रश्न शेष बचे हुए हैं। चलिए, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम पर, तारत्व पर, प्रबलता पर या इनमें से कोई नहीं? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयाम पर, यानी कि एम्पलीट्यूड पर। ओके, 40 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की डैश की जाती है, क्या की जाती है? 40 का की आवृत्ति घटानी होगी, की आवृत्ति बढ़ानी होगी, का आयाम बढ़ाना होगा, का आयाम घटाना होगा? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आयाम क्या करना होगा? घटाना होगा। तो फ्रेंड, हमने इस वीडियो में 1 से लेकर के 40 पूरे प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन किए हैं और 10 शेष और इसका क्वेश्चन है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके डाल देंगे। तो आप इस प्रश्न को 1 बार 2 बार अच्छे से देख लेंगे और परीक्षा के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है यह। और तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।